सो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। सो आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, तो सिंपल सा चीज़ है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हम अगर बात करें तो बेसिकली हम उन चीज़ों के बारे में गौर करना चाहते हैं कि इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी एक चेनिंग प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्लियर है क्या? अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसके अंदर बेसिकली हम डिफरेंट प्रोसेसेस की अगर हम बात करें या डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है क्या? इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है क्या? इसी चीजों को हमें समझना है। समझ में आ रहा है क्या? इसी चीजों को हमें समझना है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, करने दो इलेक्ट्रॉन को मूव, ठीक है क्या। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो हमें यह पता करना होगा कि सिर्फ और सिर्फ इसके साथ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है या फिर कोई और भी चीजें मूव कर रही है। तो ये चीज पता है हमें कि इसके साथ इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहा है, साथ ही साथ इसके प्रोटॉन भी मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो चूंकि इसके पहले जितने भी प्रोसेसेस थे, यानी हम लोगों ने अभी तक ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन कराया है तो इसके लिए हम लोगों ने 3 अलग अलग प्रोसेसेस अभी तक हमने किया है। और इस प्रोसेसेस में जो पहला प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोलिसिस। और जब दूसरे की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन। इस प्रोसेस के थ्रू भी हमने क्या किया है? बेसिकली इसको ऑक्सीडाइज करा है, यानी इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ा है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड क्रेब साइकिल। समझ में आ रहा है क्या? और इसके थ्रू क्या होता है, जो 2 कार्बन होता है उसको हम लोग फुल्ली क्या कर देते हैं? जला देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और उसके थ्रू हमें एनर्जी मिलता है। क्लियर है क्या? तो यही सारा प्रोसेस है। और इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू हमने बहुत सारा एनर्जी को प्रोड्यूस किया। एनर्जी को प्रोड्यूस किया इन सेंस, अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस की, जैसे तुम लोगों को पता है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर हम लोगों ने 2 एटीपी एनर्जी अपना खर्च किया था, 2 एटीपी एनर्जी खर्च किया था और 2 और प्लस 2 एटीपी हमने गेन किया था। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन साथ ही साथ 2 NADH2 जो एक्चुअली में ये एटीपी का पैकेट है, ये एनर्जी सोर्स को भी हमने प्रोड्यूस किया है। अब चूंकि ये जो एटीपी है, या तो डायरेक्टली सेल इसको यूज कर सकता है क्योंकि ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बनता है तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उसके दरमियान, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के दरमियान वो एनर्जी बनता है और सेल उसको डायरेक्टली यूज कर जाता है। लेकिन NADH2 दैट इज एक्चुअली रिड्यूस्ड स्टेट में जो ये एनर्जी होता है ऑक्सीडेशन होने के चलते होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, यानी 2 NADH2 ग्लाइकोलिसिस के अंदर, साथ ही साथ अगर हम बात करें लिंक रिएक्शन के अंदर तो फिर से 2 NADH2 इसके अंदर भी हमें मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम क्रेब साइकिल की बात करें तो इसके अंदर भी हमें
3NaDH2 मिलता है एंड देन 2 हमें FADH2 का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर हम 3NaDH2 की बात करें तो 3 तो होता ही है, 3 2 6 होता है, और अगर हम FADH2 की बात करें तो ये 2 2 4 होता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक प्रोसेस में एक NaDH2, 2 प्रोसेस में 2 NaDH2। तो इस तरीके से अगर हम बात करें ये पैकेट ऑफ एनर्जी की, तो एक NaDH2 में हम जानते हैं एक NaDH2 में हमें 3 ATP इक्विवेलेंट एनर्जी मिलता है। यानी एक NaDH2 का जो पैकेट है, जब उसको हम लोग रैप ऑफ करेंगे यानी फाड़ेंगे उस एनर्जी को, इसके पैकेट को फाड़ेंगे तो इससे 3 ATP एनर्जी निकलता है। और साथ ही साथ अगर एक FADH2 अगर पैकेट को फाड़े तो इससे हमें 2 ATP एनर्जी मिलता है। तो ये है हमारा कैलकुलेशन। तो देखोगे यहाँ 2 NaDH2 है, यानी 3 × 2 की बात करेंगे यानी 6 ATP। यहाँ पे इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से लिंक रिएक्शन की बात करें तो हमारे को फिर से 3 ATP × 2 फिर से करेंगे, यानी 6 ATP एनर्जी फिर से यहाँ लिंक रिएक्शन से। और साथ ही साथ 6 NaDH2 की बात करें तो 6 × 3 की बात करेंगे 80 ATP एंड देन FAD2 की 2 × 2 की बात करें 4, यानी 18 + 4 22 + 6 28 एंड देन 28 एंड प्लस 6 34। समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से 34 टोटल जो एनर्जी है ये पैकेट के अंदर फिक्स्ड है, और इसी एनर्जी को निकालने के लिए एक हमें सिस्टम चाहिए, और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहले ये चीज जान लो, बता देते हैं यहीं पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसका जो साइट है हमारा कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया है। कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर है? अब देखो ये सारी ही प्रोसेस की बात करें, यानी ग्लाइकोलिसिस को छोड़ दिया जाए तो ये सारा जो भी प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारा हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। यानी अब बेसिकली ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ है, लेकिन जो ये माइटोकॉन्ड्रिया के भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। कहां पे होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मूव करेगा। क्लियर हो गया इतना बात? चलो ये बातें तो समझ गए कि कहां पे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इसके बनने के पीछे, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बनने के पीछे की टोटल कहानी क्या है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो 34 लेवल ऑफ एनर्जी है, 34 ATP एनर्जी है जो सेल को यूज करना है, उसी को हमें तोड़ना है, उसी को निकालने का सिस्टम को हमें बोलते हैं। और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि वो ATP का प्रोडक्शन करता है NaDH2 के थ्रू। ठीक है क्या? तो अब आओ, अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया कि क्यों करना है, किस लिए करना है, कितना एनर्जी के लिए करना है। अब बात कि क्यों इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब क्यों इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है। कहानी ये है कि अभी तक हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस कराया, तो ग्लाइकोलिसिस में देखे होंगे कि ये एनर्जी बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस के चलते, H2O जब निकलता है तो इसके चलते ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और NAD जो होता है रिड्यूस्ड स्टेट में जब चला जाता है तो NaDH2, समझ में आ रहा है, NaDH2 ये बेसिकली रिड्यूस्ड स्टेट में चला गया। समझ में आ रहा है? और ये जो बेसिकली हुआ रिड्यूस्ड स्टेट में गया तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पैकेट ऑफ एनर्जी तो लेके गया ही गया। तो इसके पहले जितना भी देखोगे, जो भी प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, किसके चलते हो रहा है? इस प्रोटॉन के चलते, इस हाइड्रोजन के चलते हो रहा है। ठीक, अगर हम लिंक रिएक्शन की भी बात करें तो ठीक वैसा ही प्रोसेस NaDH2 का ही फॉर्मेशन होता है, NaDH2 का ही फॉर्मेशन होता है NAD के थ्रू। यानी यहां पे भी रिड्यूस्ड हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है
है। और साथ ही साथ अगर हम क्रेब साइकिल की भी बात करें तो इसी के ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात करें कि ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसके चलते NAD रिड्यूस्ड स्टेट में चला जा रहा है। रिड्यूस्ड स्टेट में जब चला जा रहा है बेसिकली तो ये क्या कर रहा है, 3 ATP इक्विवेलेंट एंड देन FADH2 रहा तो 2 ATP इक्विवेलेंट एनर्जी को रखता है, कैरी करता है। क्लियर हो गया बात? तो बेसिकली अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, NADH2 देन NADH2 एंड देन फिर क्रेब साइकिल के लिए भी NADH2, यानी अभी तक हम प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इसके अंदर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर भी प्रोटॉन ही मूव कर रहा है, प्रोटॉन यानी रिड्यूस्ड NADH2 ही पहुंचेगा और उसको हम लोग तोड़ेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर जब प्रोटॉन मूव करेगा तो साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी पहली बार इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होगा, इसीलिए इसका नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर हुआ बात? चूंकि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन भी मूव करने लगा है तो हम बात करेंगे कि भाई इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी सी बात? अब इतनी सी बात अगर क्लियर हुई तो थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखोगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी अगर हम जेन्युइन आम भाषा में बोले, अगर कॉमन लैंग्वेज में हम ये बात बोले कि भाई अब देखोगे कि कुछ एक ऑब्जेक्ट है, कुछ एक गुड्स है, इसको एक जगह से लोकेशन 1 से लोकेशन 2 इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे को? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होगा। यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई हमें क्या चाहिए होगा? कैरियर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? कैरियर हमें चाहिए होगा। बिल्कुल सी बात है। ये कॉमन क्या है, सेंस की बात कह सकते हैं, या फिर यूजुअली अगर तुम्हें ही कोई एक चीज़ें मान के चलो जहाँ कहीं भी तुम रहते हो वहाँ से घर पे भेजना है या घर से किसी दूसरे जगह पे भेजना है तो ऑब्वियस तुमको कोई ना कोई कैरियर होना चाहिए जो कि क्या कर सके, ले जाए, और लेके जाने के लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज किया जाएगा ना। बिल्कुल यही बात यहाँ पे भी होता है। ठीक है क्या? इसके लिए भी हमें क्या करना होगा? कैरियर हमें यूज करना होगा जो कि एक जगह से दूसरे जगह कहीं पहुँचाए। अब बात तो हो गई कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए, ठीक। जब ऑब्जेक्ट को पहुंचाना है तो हमें कैरियर की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली जब हमें इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, इसके लिए भी हमें इलेक्ट्रॉन को अगर मूव कराना है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, अगर बेसिकली इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगा? कैरियर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? कैरियर चाहिए होगा। तो भाई इसके अंदर हमने अभी कुछ देर पहले बोला कि खाली इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों मूव करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों ही मूव करेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला एक सिस्टम, अब प्रोटॉन को मूव कराने वाला एक सिस्टम चाहिए, यानी यहाँ पे दो दो कैरियर होगा। तो अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं, अच्छी बात नहीं है। यानी कोई एक चीजें हैं, जैसे तुम इसी को समझ लो कि कोई एक लोग है जो कि एक खाली इलेक्ट्रॉन को मूव कराता हो, खाली एक लोग है जो खाली प्रोटॉन को मूव कराता हो, और एक ऐसा सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों को मूव कराएगा। तो तुम किसको प्रिफर करोगे? किसको प्रायोरिटी दोगे? उस सिस्टम को दोगे ना जो कि इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन दोनों को मूव कराए। बिल्कुल सही बात है। हम लोग भी कुछ इसी तरीके की काम करेंगे और हम उसी को प्रायोरिटी देंगे जो इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन को मूव
कराए। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को मूव कराने वाला, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को मूव कराने वाला एक सिस्टम चाहिए। और ये जो सिस्टम है इनको बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैरियर। इनको हम लोग कैरियर बोलते हैं। क्लियर हो गया क्या? और कैरियर की हम बात करें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मूव कराने के लिए, तो इसके पीछे की कहानी जो है, इसमें क्या होता है कि हम लोग अब प्रायोरिटी देंगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों को मूव कराता है, इसके लिए हमारे पास कुछ एक सिस्टम है। तो कहोगे कि क्या वो सिस्टम है सर जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों मूव करता है? तो पहले जान लो कि हमारे पास है क्या। पहला हमारे पास है FMN, देन दूसरा है FAD, देन हमारे को क्यूनॉन और UBQनॉन, एंड देन साइटोक्रोम। ठीक है क्या? तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे पास, यानी ये ऐसे कैरियर हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन दोनों को मूव कराते हैं। ठीक है क्या? यानी FMN जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मूव कराएगा। FAD की अगर हम बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों को मूव कराएगा। क्यूनॉन एंड UBQनॉन ये भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों को ही मूव कराएगा। और अगर हम साइटोक्रोम की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को मूव कराएगा। तो बात ये आता है कि जब इतना सब लोग कराते ही हैं तो इनकी क्यों जरूरत पड़ी? हमें जरूरत बताते हैं क्यों पड़ी। अब देखो, जैसे देखे होंगे तुम लोग, कोई भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, यानी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तौर पे हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रोड है, रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, थ्रू ट्रेन के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, थ्रू एयर के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्या? अच्छा, अब अगर इसके अंदर हम देखें, इसके अंदर की बात करें तो देखेंगे क्या कि अगर रोड ट्रांसपोर्ट में भी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। यानी एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखे होंगे जो कि क्या होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड डायरेक्ट जाता है, नॉन स्टॉप होता है। कुछ एक सिस्टम्स होते हैं जो कि कुछ एक स्टॉप से जाते हैं, कुछ एक सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि 5 स्टार होते हैं, कोई 7 स्टार होता है, कुछ होता है ना ऐसा प्रोसेस एग्जैक्टली होता है। और कुछ इसी तरीके की बात हम ट्रेन के साथ भी करें, ठीक है ना क्या, रेल की बात करें तो ये बेसिकली इसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ एक ऐसा ट्रेन है जो कि क्या है, उनका स्पीड एक लेवल का होता है। यानी हमारे अंदर अगर बात करें, हमारे इंडिया के अंदर तो देखेंगे राजधानी का ट्रेन होता है, शताब्दी का ट्रेन सिस्टम होता है, पैसेंजर का ट्रेन होता है, और तीनों अलग अलग होते हैं कि नहीं, तीनों का स्ट्रक्चर अलग होता है, प्रोसेस अलग होता है, लेकिन तीनों क्या चीज को कराते हैं, ट्रांसपोर्ट को कराते हैं, यानी कैरी करते हैं और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजते हैं। सारे लोगों का काम तो यही है ना, बिल्कुल यहां पे भी सारे लोगों का काम यही है करना। लेकिन कहोगे क्या कि अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि ये और साथ में अगर इसकी बात करें तो ये बेसिकली स्टेशनरी कैरियर है। कैसे है, स्टेशनरी कैरियर है। कैसे कैरियर है, स्टेशनरी कैरियर है। और अगर हम बात करें इन दोनों की, क्यूनॉन एंड UBQनॉन एंड साइटोक्रोम की बात करें तो ये मोबाइल कैरियर हैं। कैसे है, मोबाइल कैरियर हैं। क्लियर हो गया क्या? अब इससे आगे की बात करें, फिर से अगर हम बात करें तो इस स्टेशनरी सिस्टम के अंदर भी अब हम अगर देखेंगे
समझ में आ रहा है क्या? स्टेशनरी सिस्टम के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो पता ये चलेगा कि ये जो दोनों हैं बेसिकली ये स्टेशनरी तो है ही, लेकिन इनका अपना अलग अलग पोटेंशियल है। समझ में आ रहा है क्या? इन दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है। हालांकि पोटेंशियल की बात करें तो थोड़ा देर के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं स्टेशनरी एंड मोबाइल कैरियर के बारे में, ठीक है क्या? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टेशनरी एंड मोबाइल कैरियर के बारे में। थोड़ा सा ध्यान दोगे, मोबाइल कैरियर, ठीक है क्या? देखोगे इधर मोबाइल कैरियर और यहां पे देख रहे हो स्टेशनरी कैरियर। समझ में आ रहा है क्या? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को मूव कराना, यानी कुछ एक इंफॉर्मेशन, कुछ एक डेटा को इधर से उधर लेके जाना। समझ में आ रहा है? बस सिंपल सा चीज यही है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कराना मतलब कोई भी चीज करा देना होता है। तो बेसिकली स्टेशनरी की बात करें तो कैसे इसको बोलेंगे, और मोबाइल का मतलब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसके लिए थोड़ी सी बातें प्रैक्टिकल अप्रोच में हमें जाना पड़ेगा। यानी प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें तो जैसे अगर मान लो कि तुम हमारे पास हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, आना चाहते हो, ठीक है। अगर नए हैं लोग तो क्या करोगे? सबसे पहले जब आए होगे तो किसी एक लोगों से पूछे होगे या फिर कोई एक सोर्स के थ्रू मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पता किए होगे कि बायोलॉजी में कौन लोग अच्छे हैं। अब जब अच्छे पता चल गया होगा तो हमारे लोकेशन के पास आने की कोशिश कर रहे होगे। आते आते तक आओगे तो ऑलमोस्ट नियर बाई जब हमारे एरिया में आओगे तो कुछ एक शॉपकीपर से पूछोगे हमारे बारे में। तो यहाँ के एरिया के अगर लोकल लोगों की बात करो, यहाँ के सराउंड्स में, तो सब लोग हमें जानते होंगे ऑलमोस्ट इस पूरे हमारे जगह के हिसाब से। तो बेसिकली जब तुम गए होगे तो किसी शॉपकीपर से पूछे होगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हमें यही लगता है कि भाई ये यहाँ इनका शॉप है, तो बेसिकली ये सारे चीजों को जानते होंगे। तो सिंपल सा चीज है, जब शॉपकीपर के पास जाओगे और पूछोगे कि बायोलॉजी भाई सागर सर का ऑफिस कहाँ है, तो बोलेंगे कि भाई यहाँ से स्ट्रेट जाओ और राइट टर्न ले लो, एंड देन सेकंड वाला जो हम बिल्डिंग है सागर सर का है, ठीक है क्या? तो कुछ इसी तरीके की बातें इन्होंने बताई, तुमको बता दिया ना इन्होंने, लेकिन क्या किया? अपने दुकान पे बैठे बैठे ही बताया। अब थोड़ी देर बाद तुमको क्या हुआ, थोड़ा सा फिर से अगर कंफ्यूजन हुआ इनकेस, या फिर लग रहा है कि अभी भी कंफ्यूजन है, तो तुम क्या करोगे? दूसरे लोगों से मिलोगे, दूसरे लोगों को खोजोगे जो कि तुम हमारे लोकेशन को बता सके। तुम मान के चलो कोई चलते हुए तुम्हारे ही साथ राह पे चलते हुए लोगों से ही पूछोगे कि सागर सर का ऑफिस कहाँ है, बायोलॉजी भाई सागर सर का ऑफिस कहाँ है। वो बोलेगा अच्छा सागर सर के यहाँ जाना है, तो वो तुमको अपने साथ लेके आएगा, हमारे ऑफिस तक छोड़ के जाएगा। तो वो हुआ मोबाइल कैरियर। समझ में आ रहा है क्या? वो मोबाइल कैरियर हुआ जो तुम्हें रास्ते में मिला और तुमको लास्ट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा के गया। और एक ऐसा जो कि क्या था, बैठे बैठे उसने क्या किया, वहां से तुमको डायरेक्शन दे दिया कि तुम यहाँ पहुंच जा। समझ में आ रहा है क्या? तो कुछ इसी तरीके की बातें स्टेशनरी कैरियर और मोबाइल कैरियर के बारे में भी है, ठीक है क्या? चलो इतनी बातें तो हमें क्लियर हो गई। अब बेसिकली इनका करना क्या है, तो थोड़ी सी इनके बारे में अब हमें जानना होगा। अब ये स्टेशनरी कैरियर तो है ही, ठीक है क्या? अभी स्टेशनरी कैरियर है तो अब इनको जानना जरूरी है। अगर हम FMN की बात करें तो इसका मतलब होता है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है क्या? और अगर हम बात करें FAD की तो हम कह सकते हैं फ्लेविन एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया क्या? और इसी से आगे हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं क्यूनोन एंड यूबिक्यूनोन एंड साइटोक्रोम के बारे में। क्लियर हो गया क्या? चलो अब इतनी सारी बातें अगर हमने जान ली तो आगे की बातें अगर हम करें तो कहोगे कि क्यूनोन क्या है। तो क्यूनोन भी क्या है, हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैरियर ही है, लेकिन ये कैसे हैं? मोबाइल कैरियर हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको कहाँ, उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा के जाएंगे, ठीक है क्या? और साइटोक्रोम की बात करें तो साइटोक्रोम भी कुछ इसी तरीके का कैरियर है, लेकिन इसके बारे में एक बात बताते हैं कि ये जो साइटोक्रोम है Fe कंटेनिंग, कैसा? Fe, और अगर हम बात करें आयरन कंटेनिंग
आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है क्या, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, क्लियर है। और साथ ही साथ अगर हम इससे आगे की बात करें तो ये जो साइटोक्रोम है ये बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप का होता है, समझ में आ रहा है क्या, 5 डिफरेंट टाइप का होता है, देयर इज 5 डिफरेंट टाइप्स, इसके 5 अलग अलग टाइप हैं, 5 टाइप हैं, ठीक है क्या, इसके भी 5 टाइप है। पहला जो है हमारा इसको बोलते हैं साइटोक्रोम बी, देन दूसरा जो है इसको बोलते हैं साइटोक्रोम C1, देन तीसरा जो है साइटोक्रोम C या C3, एंड देन साइटोक्रोम A1 एंड साइटोक्रोम A3 या A, इसी को बोला जाता है। क्लियर हो गया क्या? थोड़ा सा अब देखोगे, हमने बोला क्या कि साइटोक्रोम B इसको बोलते हैं, इसको C1 बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं C3, एंड देन साइटोक्रोम A1 एंड देन साइटोक्रोम A3, और इसी को बोलते हैं हम लोग A। क्लियर हो गया क्या? अब हमने ऑलरेडी बोला कि ये जो साइटोक्रोम होते हैं ये क्या कंटेन करके रखते हैं, Fe और आयरन कंटेनिंग होते हैं। क्लियर हो गया क्या? तो बेसिकली अगर हम इनकी बात करें, साइटोक्रोम A1 एंड A की बात करें या A3 की बात करें, तो इन्हें हम बेसिकली इनको बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इनको हम लोग बोलते हैं। तो कहोगे क्यों इसको ऐसा नाम देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि ये इनके पास Fe के साथ साथ इसके पास क्या होता है, कॉपर भी होता है। समझ में आ रहा है क्या? Fe के साथ साथ इनके पास कॉपर भी होता है। समझ में आ रहा है क्या? इनके पास Fe के साथ साथ ये कॉपर भी होता है साइटोक्रोम एक कॉम्प्लेक्स के पास, या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, या इन्हीं को बोलते हैं साइटोक्रोम ए कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम ए कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यानी जितना भी ए टाइप का साइटोक्रोम है उसका ग्रुप है, और इन सब के पास Fe तो होगा ही होगा, साथ में ये कॉपर भी होता है, इसीलिए इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोर देन 10 टाइम्स ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ चुका है, ठीक है क्या? तो इस चीजों को तुम लोग ध्यान दोगे, ठीक है? तो जल्दी से इसको लिखो, ठीक है? अब अगर हम बात करें, इससे आगे की हम बात करें, तो ध्यान दोगे थोड़ी सी, है ना? ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई ये सारा चीज तो हो गया, अब इसके बेसिस पे हम करना क्या चाहते हैं? तो बेसिकली जो हमारे पास स्टेशनरी कैरियर हैं, देन मोबाइल कैरियर हैं, उनको उसके पोटेंशियल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? उनके पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे हम लोग इसके लिए हम एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो वही चीज अब हम देखेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस को, ठीक है क्या? किस प्रोसेस को देखेंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस को। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली इन सब का हमें क्या देखना होता है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PE बोलते हैं, ठीक है क्या? PE बोलते हैं, और P जो होता है ये निकाला जाता है mgh। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जानना होता है। mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी होता है, और इसके अंदर ये जो G होता है बेसिकली ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया क्या? अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, मान लिए, तो बेसिकली ये सबके लिए कॉमन हो गया बेटा। ये mgh में जो ये G है, G बेसिकली सबके लिए एक जैसा हो गया। तो अब हमारे पास इसमें बचा क्या? M एंड H। M का मतलब होता है मास, एंड H का मतलब होता है यहां पे हाइट। क्लियर हो गया क्या?
तो अब बेसिकली अब दूसरा काम ये कर रहे हैं कि अगर हमने सपोज इसके मास को भी कांस्टेंट कर दिया, ध्यान से सुनना, अगर इसके मास को भी कांस्टेंट कर दिया और सबका मास जो है कितना कर दिया 20 kg मान लो, थोड़ा देर के लिए कर दिया, ठीक है, तो अब मेरे पास डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन है बेटा, हाइट है। समझ में आ रहा है क्या? तो इनका बेसिकली अब अगर हम देखेंगे 4 डिफरेंट लोग हैं तो इनका हाइट जो है कुछ इसी तरीके का है कि मान लो कि ये जो बैठा हुआ है यहाँ पे है, अब ये जो बैठा है यहाँ पे है, एंड देन इसके बाद ये बैठा हुआ है यूबी क्यूनॉन और क्यूनॉन, एंड देन इसके बाद साइटोक्रोम है। तो बेसिकली अब अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा, सबसे टॉप पे जो रहेगा, सबसे ऊपर जो रहेगा, सबसे ज्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ में आ रहा है क्या? उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा जो कि सबसे हाइट पे होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये 4th फ्लोर पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। इससे कम पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा? 3rd वाले का होगा। अगर इससे कम की बात करें तो इससे नीचे वाले फ्लोर का होगा 2nd वाले का, और अगर हम बात करें 1st फ्लोर वाले का तो इसका सबसे ज्यादा यानी सबसे कम इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ में आ रहा है क्या? इनका पोटेंशियल एनर्जी का कुछ इसी तरीके का प्रोसेस है, और इसी पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे, ध्यान से सुनो, इसी पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे अब हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या चीज का फॉर्मेशन करेंगे? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जानने की प्रोसेस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उसी के बेसिस पे क्या हो, मूव करे, उसी को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले सबसे पहले, और इसके बाद वो मूव करते हुए और भी कॉम्प्लेक्सेस के पास पहुंचे। ठीक है क्या? तो इसी चीजों को हमें देखना है, तो जल्दी से लिखोगे ये। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है हमने बता दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे हमें बनाना होता है, और इसके अंदर ध्यान दोगे, इसके अंदर टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होता है 4 तरीके का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली होता है 5, लेकिन इन एक्चुअल 5वां जो होता है कांस्टेंट होता है, वो ऑलरेडी मिलता ही है बना बनाया, लेकिन ये जो होता है इस प्रोसेस के लिए बनता है। ठीक है ना? तो बेसिकली इसी की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा, देन इसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकंड की, देन हम बात करेंगे थर्ड कॉम्प्लेक्स की, एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे 4th कॉम्प्लेक्स की। ठीक है क्या? और यहाँ पे बेसिकली सम ऑफ द वॉलंटियर शुड बी अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दोगे कि हमने जो पहला जो पोटेंशियल एनर्जी था, जो हमने बताया था और देखा भी था कि सबसे ज़्यादा जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था वो था FMN। ठीक है क्या? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और साथ ही साथ अब चूंकि इसको मूव कराना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इसीलिए FMN के साथ क्या होता है, FES एक होता है। ठीक है क्या? अब दूसरे की हम बात करें तो दूसरा होता है फ्लेविन एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और इसके साथ भी बेसिकली FES ही होता है। इससे आगे की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्यूनॉन और UB क्यूनॉन होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पे क्यूनॉन और UB क्यूनॉन होता है एज अ यहाँ पे वॉलंटियर। ठीक है, अच्छा इससे आगे की हम बात करें तो देखोगे कि अगला जो होता है वो होता है हमारा साइटोक्रोम
B, then F E S and then साइटोक्रोम A1। ठीक है क्या? इससे आगे की बात करें, सॉरी C1, साइटोक्रोम C1 होता है। इससे आगे की बात करें तो यहाँ पे हमारा होता है साइटोक्रोम C। ठीक है, यहाँ हमारा हो जाता है साइटोक्रोम C। ठीक है, अब इससे आगे की हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो होता है साइटोक्रोम A1 एंड देन साइटोक्रोम A, और इसी को बोलते हैं A3। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है हमारा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्यूनॉन और यूबी क्यूनॉन का यहाँ पे है। तो बेसिकली ये लोग मूव करते कैसे हैं, ठीक है क्या? तो इनका मूवमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो हमारा है कॉम्प्लेक्स 1 है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है। ठीक है क्या? अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 3। और अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 4। क्लियर हो गया क्या? हमारे को 4 कॉम्प्लेक्स चाहिए था। इसमें सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है कहाँ मूव करेगा? इधर से मूव करते हुए जाएगा क्यूनॉन यूबी क्यूनॉन की तरफ, ये भी हमारा इसी के तरफ मूव करेगा, और तब जाके ये हमारे को कॉम्प्लेक्स 3 के ऊपर मूव करेगा। इससे आगे की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स 3 जो है साइटोक्रोम C की तरफ मूव करेगा, और देन अल्टीमेटली ये फिनिश हो जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर। ठीक है क्या? तो इतना सारा तुम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी नेगेटिव रिड्यूस पोटेंशियल के बेसिस पे बना है। ठीक है क्या? तो जल्दी से इसको लिखोगे फटाफट। अब ये सारा कॉम्प्लेक्स तो तुम लोगों ने देख लिया। अब इसी के बेसिस पे अब क्या है, इनके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ देयर इनहिबिटर्स की बात करेंगे। विथ देयर इनहिबिटर्स की बात करेंगे। यानी इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर लग जाएं तो उस कॉम्प्लेक्स का वर्क को करने नहीं देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुक जाएगा और ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इनके कॉम्प्लेक्स में कौन लोग हैं। ठीक है क्या? तो सबसे पहले अब अगर हम देखें इनहिबिटर्स के तौर पे तो पहले इनका इनहिबिटर्स देखते हैं। ठीक है क्या? इनका इनहिबिटर्स को देखते हैं, इसके बाद हम इनके इनहिबिटर्स को देखते हैं, इसके बाद हम इनके इनहिबिटर्स को देखते हैं। ठीक है क्या? बेसिकली ये यहां नहीं होके ये यहां पे हो जाएगा। ठीक है क्या? ये इनका इनहिबिटर्स हो जाएगा, एंड देन इसकी बात करें तो ये इसका इनहिबिटर्स हो जाएगा। ठीक है क्या? इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं। अब इसकी भी बात करें तो इसके पास भी अपना इनहिबिटर्स है। ठीक है? ठीक है? सो अब अगर हम आगे की बात करें तो इसके लिए जो हमारे पास इनहिबिटर्स हैं, ध्यान से देखना, इनके लिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के लिए जो हमारे पास इनहिबिटर्स हैं वो है हमारे पास रोटेनॉन। हमारे पास पहला जो है रोटेनॉन है, देन पायरी
माइसिन, ठीक है। एंड देन एक और है जिनको हम लोग बोलते हैं एमो बारबिटोल, एमो बारबिटोल, ठीक है। रोटेनॉन है, देन पायरीमाइसिन है, देन एमो बारबिटोल है। अगर हम इसकी बात करें, ध्यान से देखोगे, अगर हम बात करें इसकी, तो इसके लिए हमारे पास जो है पहला रोटेनॉन है, रोटेनॉन, एंड देन कार्बोक्सिमीन, कार्बोक्सिन, ध्यान से देखना, कार्बोक्सिन एंड देन रोटेनॉन, ये दो अलग अलग हैं, ठीक है। चलो इससे आगे की हम बात करें, इससे आगे की बात करें तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स 3 का जो इनहिबिटर्स है उसका नाम है एंटामाइसिन ए। और अगर हम कॉम्प्लेक्स 4 के इनहिबिटर्स की बात करें, इसके इनहिबिटर्स की बात करें, तो इसमें सबसे पहला हम बोलेंगे कार्बन मोनो ऑक्साइड, देन साइनाइड, देन हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड देन एक और होना चाहिए हमारे को अजाइड, ठीक है क्या। ये हमारे पास एज अ इनहिबिटर्स हैं, तो जल्दी से इसको लिखोगे, दिस आर द इनहिबिटर्स, ठीक है क्या। ये इनहिबिटर्स हैं जो कि इनके वर्क को रोकते हैं, ठीक है क्या। दीज आर द इनहिबिटर्स फॉर रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है क्या। रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स के लिए ये इनहिबिटर्स हैं, जल्दी से लिखोगे। इसी को हम लोग, इसी का जो ये है हमारा पायरीमाइसिन है, पायरीमाइसिडीन होता है, ठीक है। तो इसी का दूसरा नाम होता है पायरीसिडिन भी बोलते हैं, ठीक है क्या। पायरीसिडिन भी बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ये बोल लो चाहे ये बोल लो, दोनों एक ही बात हुआ।